अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, आज उसका दूसरा प्रॉब्लम है। और मैंने पहले कहा कि भाई आप अपने पास अपनी बुक अपने पास रखें, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की। तो जो दूसरा प्रॉब्लम है मैं पेज नंबर आपको बता देता हूँ। पेज नंबर है 27। तो यहाँ पर हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले मैंने इससे पहले के लेक्चर में आपको कुछ हिदायत दी थी, तो वो हिदायत आप याद रखें। प्रॉब्लम को कैसे शुरू करना है, और सबसे अहम वही होता है कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होगा। प्रॉब्लम अगर एक बार स्टार्ट हो जाता है तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें बहुत आसानी होती है, कोई तरीके की दिक्कत नहीं आती है। जो एडजस्टमेंट हमारे सामने होते हैं उन एडजस्टमेंट के इफेक्ट क्या हैं, वो सारे इफेक्ट आप याद रखें। और जो भी मसाइल आपके सामने या कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो प्रॉब्लम्स आप मुझसे सवाल करें, मुझसे पूछें। तो मैं प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने पहले कहा कि प्रॉब्लम हमको पहले रीड करना है, और रीड करने के बाद ही हमें प्रॉब्लम स्टार्ट करना है, ताकि सारी बातें, सारा एडजस्टमेंट, पूरा ट्रायल बैलेंस हमारे जहन में रहे कि कौन कौन से अकाउंट्स पूछे गए हैं और किन अकाउंट्स के ऊपर हमारी एडजस्टमेंट दी हुई है, ये हमको याद रखना है। और जितनी भी बातें बताई जा रही हैं इसे भी आप जहन में रखें। तो मैं प्रॉब्लम रीड कर रहा हूँ, आप उसे अपनी बुक के अंदर भी देखें। प्रॉब्लम रीड करना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, कोई भी चीज़ हो, जब तक समझेगी नहीं, मायने मतलब नहीं समझेगा, तो हम प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी चीज़ आपके सामने जब आती है तो आपको उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी अकाउंट्स आपके सामने आते हैं उन अकाउंट्स के इफेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम में रीड कर रहा हूँ। मेरे सामने बुक रखा हुआ है, तो आप भी अपने सामने बुक रखें और मैं जैसे रीड कर रहा हूँ आप उसको मायने मतलब उसका देखते रहें। तो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, प्रॉब्लम हमारा फाइनल अकाउंट का जो भी रहेगा, पहले ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और ट्रायल बैलेंस के साथ हमको जो दिया रहता है कुछ एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये हमारी प्रॉब्लम है। कल मैंने बताया था एग्जाम में ये 12 मार्क्स का होता है, कंपलसरी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा इस पर फोकस आपका होना चाहिए। तो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, नीचे जो ट्रायल बैलेंस दिया है और एडजस्टमेंट दी हुई है, गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आपको क्या तैयार करना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। मतलब हम लोगों को क्या तैयार करना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ट्रायल बैलेंस में आते हैं, ट्रायल बैलेंस की दो साइड, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। तो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है पहला लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, सन्नी डेटर्स, स्टॉक, बैड डेट्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वेजेस, सैलरीज, कैरी इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, ड्राइंग्स, डिस्काउंट, एडवांस गिवन टू शाहरुख, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इंटरेस्ट, कमीशन, रॉयल्टीज, परचेसेस। और उस पर क्रेडिट साइड दिया हुआ है कैपिटल, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, परचेस रिटर्न, सन्नी क्रेडिटर्स, बैंक लोन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, आरडीडी एंड सेल्स। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। तो हमें क्रेडिट बैलेंस को भी याद रखना है और डेबिट बैलेंस को भी याद रखना है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट चलते हैं, डायरेक्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो हमारा जो प्रॉब्लम स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा? एडजस्टमेंट से। कहाँ से स्टार्ट होगा? एडजस्टमेंट से। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अभी प्रॉब्लम जो स्टार्ट करना है वो एडजस्टमेंट से करना है। एडजस्टमेंट हो जाएगी तो उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस को, जो भी बैलेंस बचेगा या जो अकाउंट्स बच जाएंगे उसकी एंट्री हम करेंगे। तो मैंने इफेक्ट भी बताया कि एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट रहेंगे और ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट बच जाएगा, जो बैलेंस बचेगा, वो सारा का सारा एक इफेक्ट रहेगा। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट और ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला एडजस्टमेंट मैं रीड कर रहा हूं, आप अपने बुक के अंदर भी देखें। नंबर 1, द स्टॉक इन हैंड वाज वैल्यूड एट 58,000 ऑन 31 मार्च 2019। पहले मतलब समझ लेते हैं कि 31 मार्च 2019 को जो हमारा स्टॉक था, 31 मार्च
जो हमारी लास्ट डेट है अकाउंट की, फाइनेंशियल ईयर की हमारी लास्ट डेट होती है, यहाँ पर हमारा अकाउंट क्लोज होता है। तो जो क्लोज होगा ये सारा का सारा क्या रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस। क्या रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो जितना भी क्लोजिंग बैलेंस आता है वो 31 मार्च को होता है। तो स्टॉक हमारा क्लोजिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस का हमारा कितना इफेक्ट होगा, 2 इफेक्ट, बराबर। तो स्टॉक मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, कुछ जगह जो है अकाउंट्स की फिक्स है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते। तो स्टॉक कल भी हमने प्रॉब्लम में देखा था कि स्टॉक क्या होता है, उसका 2 इफेक्ट। पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। 2 थोड़ा सा जगह छोड़ दें, पहला परचेज रिटर्न वगैरह, और उसके बाद यहाँ पर 2 बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखना है 58,000। ये पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। यहां पर आप सिर्फ स्टॉक लिखें 58,000। समझ में आ गया। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड। ये हमारी एक एडजस्टमेंट हो गई। आगे बढ़ते हैं, दूसरी एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग जो हमारा देना बाकी होता है, आउटस्टैंडिंग हमारा देना बाकी होता है, ये भी आप याद रखें। मतलब आगे जो हमारे अखराजात हैं, पहला रॉयल्टीज का 1500 देना बाकी है और आगे जो दिया उसके वेजेस का 800 रुपया देना बाकी है। तो दोनों के ऊपर अलग अलग है एडजस्टमेंट, हम वो भी करेंगे। तो पहला रॉयल्टीज, रॉयल्टीज कल हमने लिखा था ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, तो पहले रॉयल्टीज लिखते हैं। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, परचेस रिटर्न, उसके बाद एक लाइन थोड़ा सा छोड़ के हम लिखते हैं 2 रॉयल्टीज। अब इस पर एडजस्टमेंट है, तो पहले क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में देखना है रॉयल्टीज कितना दिया हुआ है, कहां मिलेगा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड। रॉयल्टीज दिया हुआ है 2000 रुपया, इनर कॉलम में लिखना है 2000। अब रॉयल्टीज का हमारा देना बाकी है, मतलब हमारा खर्चा बढ़ रहा है, बराबर। हमारा खर्चा बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, 1500 रुपए से। तो ऐड, जब खर्चा बढ़ रहा है तो ऐड करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग है, 1500 रुपया। इसको प्लस करना है, तो 1500 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3500। कितना हो जाएगा, 3500। ये एक इफेक्ट होगा। दूसरा इफेक्ट, अब हमारा खर्चा देना बाकी है, तो हमारी ये क्या है, लायबिलिटी है, हमारी क्या है, लायबिलिटी है। तो उसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड दिखेगा, बराबर। तो पहले हम जगह छोड़ देते हैं कैपिटल की, जो सबसे पहले आता है कैपिटल, या बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ जगह छोड़ के लिखते हैं आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज। आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज कितनी है, आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखना है 1500 रुपया। जितने अमाउंट का एडजस्टमेंट रहेगा वही अमाउंट लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अमाउंट 3500 रुपए भी लिख देते हैं, डायरेक्ट आउटर कॉलम वाला, वो नहीं लिखना। जितने से एडजस्टमेंट है सिर्फ वही लिखना है। क्लियर। तो आगे आते हैं, वेजेस देखते हैं। वेजेस कितना दिया है, 800 रुपया। अब वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा, वेजेस कहाँ मिलेगा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड। वेजेस कितना दिया है, 3000 रुपया। बुक में भी आप देखिए वेजेस कितना दिया है, 3000 रुपया। उसी के नीचे ले लेते हैं 2 वेजेस, कितना दिया है, 3000।
ये भी ऐड हो जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग, हमारा खर्चा बढ़ रहा है। आउटस्टैंडिंग कितना दिया है 800 रुपया, 800, इसे भी आप प्लस करें, ये हो जाएगा 3800, 3800, 3800। तो ये एक इफेक्ट हुआ। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, ये भी हमारी लायबिलिटी है, हमारा देना बढ़ रहा है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस इसी के नीचे। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना 800 से, जितने से अमाउंट एडजस्टमेंट होगा वही अमाउंट हम लिखेंगे, कोई दूसरा अमाउंट आपको नहीं लिखना है। यहाँ पर आउटर कॉलम वाला अमाउंट नहीं आएगा, जो एडजस्टमेंट रहेगा वही लिखना है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 पर आते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है सैलरीज पेड इन एडवांस। सैलरी क्या होती है, हमारा खर्चा होता है, हम स्टाफ को, हमारे यहाँ काम करने वाले मुलाजिम को तो सैलरी देते हैं। तो सैलरी पेड इन एडवांस मतलब हमने सैलरी का पैसा जायद दिया है, एडवांस में दे दिया है। तो स्टाफ कितना दिया है 2000 रुपया, बराबर। अब हमें एक्चुअल जो एक्सपेंस है करंट ईयर का हमें वो निकालना है, ना हमें ज्यादा देना है ना हमें कम देना। कम दिया तो ऐड हो गया और ज्यादा दिया तो फिर क्या होगा, लेस हो जाएगा, बराबर। तो सैलरी इन एडवांस, सैलरीज क्या है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी क्या है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पर मैं कुछ जगह छोड़ता हूँ टोटल के लिए, ये ट्रेडिंग अकाउंट की जो टोटल होगी वो रहेगा। उसके बाद हम जो लिखेंगे यहाँ पर सैलरीज, बराबर। हम सैलरीज देखते हैं कहाँ मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में। सैलरीज कितना दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 5000 रुपया, क्लियर। यहाँ लिखता हूं मैं 2 सैलरीज, इनर कॉलम में 5000, लेस क्या करना है उसको, एडवांस को लेस एडवांस। कितना एडवांस दिया है 2000 रुपया। अब एडवांस को हम लेस कर लेंगे। जब हमारा देना बाकी था, आउटस्टैंडिंग था, तो हमने खर्चे को ऐड कर दिया, लेकिन हमने जब पैसा ज्यादा दे दिया है तो उसको क्या करना है, लेस कर देना है। तो लेस एडवांस, बैलेंस जो बचता है वो 3000। अब हमने पैसा ज्यादा दिया है तो ये हमारा लेना हो गया, बराबर। यहाँ पर देना था तो हमारी लायबिलिटी थी, तो जब हमारा यहाँ पर लेना है तो क्या रहेगा, फिर हमारी असेट हो जाएगी। तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, असेट साइड। आप एडवांस सैलरीज, एडवांस सैलरीज कितना एडवांस दिया है, यहाँ पे दिया आपका 2000 रुपया। जितने से एडजस्टमेंट रहेगा, जितने अमाउंट से हमको वही अमाउंट लिखना है, 2000 रुपया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4, क्रिएट ए प्रोविजन। प्रोविजन तैयार कीजिए, एक इंतजाम कीजिए, किसका, फॉर बैड डेट, यानी 1000 रुपया हमारा बैड डेट जो हमारा पैसा डूब जाता है। एंड आगे और दिया एडजस्टमेंट, एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट हमारा क्या है, ये आरडीडी है। आरडीडी कितना क्रिएट करने को बोल रहा है, 3%। कितना क्रिएट करना है, 3%। किसके ऊपर होता है क्रिएट, ऑन डेटर्स, जिससे हमें लेना होता है। अगर पैसा हमारा डूब जाता है दैट इज कॉल्ड बैड डेट। अगर हमें वो पैसा नहीं मिलता है दैट इज कॉल्ड बैड डेट। लेकिन अब हमें पैसा नहीं मिलेगा ऐसा डाउट है, ऐसा शक है हमें। जब शक है हमको तो दैट इज कॉल्ड आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। तो दोनों एक ही एडजस्टमेंट में 2 दिया हुआ है, तो हम पहले बैड डेट करेंगे, बराबर। तो बैड डेट किस पर होता है, डेटर्स पर, जिससे हमें लेना होता है। तो यहां पर आएगा डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स।
कितना दिया है, कहाँ मिलेगा, ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड, सन्ड्री डेटर्स। देख लेते हैं कितना दिया है डेटर्स, 40,000 रुपया। इधर कॉलम में लिखना है क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट दी हुई है, पहले हम एडजस्टमेंट करेंगे फिर फाइनल अमाउंट को बाहर करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या होगा है, बैड डेट क्रिएट करो, तो लेस बैड डेट कितना दिया है, बैड डेट क्रिएट करने का 1000 रुपीज। कितना बचता है, 39,000। ये एक इफेक्ट हुआ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, बैड डेट और आरडीडी ट्रायल बैलेंस में भी दिया होता है पुराना, तो वो भी हमें जहन में रखना है। हमारा जो रीड करने का जो मकसद होता है, यही मकसद होता है कि जो एडजस्टमेंट आ रही है पहले से कोई अकाउंट हमारा वहां मौजूद है या नहीं है, क्लियर। तो जब मौजूद है तो जाहिर सी बात है वो हमारा ओल्ड बैड डेट है और ये हमारा क्या है, न्यू बैड डेट है। तो ओल्ड बैड डेट में न्यू बैड डेट को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखना है टू बैड डेट। अब ओल्ड लिखते हैं, पहले कितना है, ओल्ड दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, हमने रीड किया है, बैड डेट 400 रुपया। तो इधर कॉलम में पहले लिखना है 400, फिर उसके बाद ऐड करना है, ऐड न्यू बैड डेट, ऐड न्यू बैड डेट। कितना न्यू, 1000 को ऐड कर दिया। अब टोटल कितना हो गया, 1400, 1400 रुपया। तो ये हमारा दो इफेक्ट बैड डेट का हो गया। पहले हमने यहाँ से क्या किया, लेस कर लिया और यहाँ पर क्या किया, ऐड कर दिया, बराबर। यहाँ पुराना ओल्ड बैड डेट दिया हुआ है पहले से, उसमें हमने नया जो है ऐड कर दिया। तो टोटल बैड डेट का जो खर्च है हमारा कितना हो गया, 1400 रुपया, 1400 रुपया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, उसी में दिया हुआ है एंड 3% आरडीडी क्रिएट करना है, 3% निकालना है। अमाउंट कितना बच रहा है, तो यहां पर फिर लेस 3% आरडीडी, 3% आरडीडी कितना आएगा, 3% निकाल लेते हैं। आपको मैंने परसेंटेज निकालने का लिए एक आसान और सिंपल तरीका बताया है। आप एक वैल्यू के बाद एक डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका 10% हो गया। 10% कितना आया, 3900। आप अगर 2 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाते हैं तो ये आपका 1% हो जाता है। कितना होता है, 390, ये हमारा रहेगा 1%। अब 3% निकालना है, बराबर। अब आप चाहेंगे इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका 3% आ जाएगा, 300, 9 दिए 27, 2 3 दिए 9 और 2 11, ये होगा 1170 रुपया आपका 3% आरडीडी। यहां पर लेस कर लेना है, आरडीडी को लेस कर लेते हैं। अभी भी हम डेटर का अमाउंट जो है इनर कॉलम में ही रखेंगे। जब अगर कोई और एडजस्टमेंट आती है हमारे सामने तो हम उसको फाइनल करेंगे, वरना फिर ऑर्डर कॉलम में उसको लिख दिया जाएगा। तो लेस कर लेते हैं, 0 3 8 0 सॉरी 9 में से 2 गया 7, 37,830। 0 10 में से 7 गया 3, हासिल आया 1, 10 में से 2 गया 8, हासिल आया 1, 9 में से 2 गया 7 और उसके बाद 3 के 3, 37,830। अभी यहाँ पर आरडीडी का एक इफेक्ट हुआ है, ये भी आप ध्यान में रख के चले, इफेक्ट बहुत ध्यान रखना है। आरडीडी का कितना इफेक्ट हुआ है, एक इफेक्ट। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो हमें यहां लिख देना है टू RTD। कितना अमाउंट दिया है? 1170 रुपया। डायरेक्ट ऑर्डर कॉलम में लिख देंगे। सर ट्रायल बैलेंस में पुराना RTD दिया हुआ है, क्रेडिट साइड लिखा है, तो हम उसका क्या करें? आपने तो पुराने बैड डेट को ऐड कर दिया, बराबर। हमें जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो RTD दिया हुआ है उसका सिर्फ एक इफेक्ट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना। क्लियर? तो ये भी आप याद रखें। तो RTD यहाँ पर दिख रहा है नए वाला, इस साल का, करंट ईयर का, और जो पुराना RTD रहेगा वो कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो आप बच्चे जंबल नहीं होना है, सिंपल तरीके से करना है। पुराने RTD को क्या करना है? इधर लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद का एडजस्टमेंट देखते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट दिया है, एडजस्टमेंट नंबर 5, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग। ये कल भी एडजस्टमेंट है। देखो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट मैं समझता हूँ हर प्रॉब्लम में तकरीबन होता ही है। एक बैड डेट और RTD का एडजस्टमेंट, और उसके बाद जो है स्टॉक को, हमारा क्लोजिंग स्टॉक हर प्रॉब्लम में होता है, ये कॉमन है। क्लोजिंग स्टॉक, बैड डेट, RTD और डेप्रिसिएशन, ये चार चीजें ऐसी हमारी ये कॉमन हर प्रॉब्लम में आती ही है। इस पर आप प्रैक्टिस भी करके रखें, है ना। बाकी जो है जो भी एडजस्टमेंट, एडवांस सैलरी वगैरह जो आपके सामने आ रही है, नया नया एडजस्टमेंट है और कोई मुश्किल नहीं होता। आप 1 से 2 मरतबा आप उसका एडजस्टमेंट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो भी हमारा देना बाकी होता है वो ऐड हो जाता है, और जो हमारा लेना होता है वो लेस हो जाता है, बराबर। तो ये सारी चीजें आप समझ के चले। तो हमारा लास्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएट का मतलब मैंने इससे पहले प्रॉब्लम में बताया था कि भाई हमको वैल्यू कम करना है, बराबर। किसकी वैल्यू कम करना है? डेप्रिसिएशन किस पर होता है? असेट्स पर होता है, हमारी फिक्स्ड असेट पर होता है, बराबर। तो जो फिक्स्ड असेट हमारी है वो कौन सी है? यहाँ पर पहले दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना दिया है? 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। तो कर लेते हैं एडजस्टमेंट। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी अपनी असेट है, कहाँ मिलेगा? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड। तो लैंड एंड बिल्डिंग, थोड़ा सा यहाँ जगह छोड़ देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया हुआ है देख लेते हैं, आप भी देखें बुक के अंदर। लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है एकदम पहला अमाउंट 37,800। इधर कॉलम में लिखना लेस एडजस्टमेंट में देख लेते हैं 5% डेप्रिसिएशन। लेस 5% डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 5% 37,800 हमारी पूरी वैल्यू है। तो 10% कितना आ रहा है? ये हमारा 10% है, एक डेसिमल पॉइंट लगाया। अब इसको आधा कर लेते हैं। अब आधा करने में भी अब जंबल ना हो, और जो मेन वैल्यू उसको आधा कर लेते हैं। पहले 3000 का आधा 1500, 700 के आधा 350, 80 के आधा 40, हर एक को आधा कर देते हैं। तो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू आ जाती है 1890 रुपया। कितनी आ रही है? 1890 रुपये। देश करते हैं लेस डायरेक्ट ऑर्डर कॉलम में इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये एडजस्टमेंट है। 0, 10 में से 9 गया 1, हासिल आया 1, 18 में से 9 गया 9, हासिल आया 1, 7 में से 2 गया 5 और 3, 35,910 रुपया। ये एक इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड RTD के नीचे लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितनी से वैल्यू कम हुई है? 1890, 1890 रुपया। जितने से वैल्यू कम ज्यादा होगी वही इफेक्ट इधर आएगा। क्लियर?
आगे देखते हैं फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, उसी के नीचे लिख लेते हैं फर्नीचर। अब इसके अंदर बुक में वैल्यू देख लेते हैं, इसके ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड मिलेगा फर्नीचर, उसी के नीचे लैंड एंड बिल्डिंग के 17,250। अब इसकी 10% से वैल्यू कम करना है, लेस 10% डेप्रिसिएशन। कितना आएगा 10%? डायरेक्ट एक सिफर यहां पे लगा, इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, 1725। इसको भी लेस कर लेते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे। 10 में से 5 गया 5, हासिल आया है, 5 में से 3 गया 2, उसके बाद 12 में से 7 गया, 12 में से 7 गया 5, हासिल 1, 7 में से 2 गया 5, 15,525 ये हमारा आउटर कॉलम में वैल्यू आई है। और ये एक इफेक्ट हुआ है। अब दूसरा इफेक्ट उसी के नीचे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितनी वैल्यू आएगी? 1725। डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे 1725। आगे देखते हैं, तो आगे अब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अब ट्रायल बैलेंस बचा है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू को उठा के उसकी सही जगह पर पुट अप करना है। एडजस्टमेंट बहुत अहम होता है। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, सारे इफेक्ट हम देखकर चल रहे हैं एक के बाद एक। अब जो भी ट्रायल बैलेंस में जो बच गया है, जिस पर एडजस्टमेंट आ चुकी है, अब उसको नहीं लेना। अब जो बच गया है उसको, उस वैल्यू को सिर्फ क्या करना है, पुट अप करना। तो मैं ट्रायल बैलेंस देखता हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए, लिखते रहिए, सब उसको राइट डाउन करते रहिए। लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है, फर्नीचर ये भी हो गया, सन्डी डेटर्स ये भी हो गया, स्टॉक 1/4/2018 तारीख दी है 1/4/2018। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा 1/4/2018 से 31 मार्च 2019 तक। तो 1/4 मतलब ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक हमारा फिक्स है 2 ओपनिंग स्टॉक। डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखना है, वैल्यू दी है 65,000। आगे बढ़ते हैं, बैड डेट हो गया हमारा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये हमारा इनडायरेक्ट खर्चा है, तो डेप्रिसिएशन के नीचे लिखना है 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना दिया है वैल्यू? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 रुपया। ठीक है, उसकी वैल्यू कितना है? सिर्फ एक इफेक्ट रहेगा 4,000। उसके बाद वेजेस दिया हुआ है, वेजेस में हमने एडजस्टमेंट की हुई है, हो चुका है। सैलरीज उस पर भी हमारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, ये भी हो गया। उसके बाद कैरियज इनवर्ड, माल मंगाने का खर्चा, किराया, बराबर। तो कैरियज इनवर्ड जो होता है ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसको कहाँ लिखना है? क्रेडिट अकाउंट के डेबिट साइड में 2 कैरियज इनवर्ड। कैरियज इनवर्ड हमारा कितना रहेगा खर्च? 4,000 रुपये। उसके बाद आगे देखते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, जो हमने माल बेचा है वो वापस आया, तो सेल्स हमारा पहले, तो सेल में से क्या होगा? सेल रिटर्न माइनस हो जाएगा। सेल में से सेल हमारा क्या होगा? वो माइनस हो जाएगा। तो सेल हमारा कहाँ मिलेगा? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। देख लेते हैं सेल्स कितना दिया हुआ है। सेल्स 1,20,000 रुपया। कहाँ आएगा सेल्स हमारा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय सेल्स। इनर कॉलम में लिखना है 1,20,000 लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितने का रिटर्न हुआ माल? 2,000 रुपये का। तो टोटल एक्चुअल
1,18,000 का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग्स, ये कहा जाएगा ड्राइंग्स। आप चाहें, देखो ड्राइंग्स क्या होती है आप लोगों को पता है कि पार्टनर्स जो होते हैं वो हमारे पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट इस्तेमाल करते हैं या गुड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट ड्राइंग दी हुई है, हम चाहें तो उसे दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला, हम उसको कैपिटल में से लेस भी कर सकते हैं, दूसरा हम डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल अकाउंट चूंकि हमने बनाया हुआ है, हम उसको कैपिटल अकाउंट से ही सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा टू ड्राइंग्स, बराबर। टू ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है, शिल्पा और कैटरीना 2000 3000, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप समझ लें उसको। शिल्पा का जो है 2000 रुपया और कैटरीना का जो है 3000 रुपया। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ एक इफेक्ट रहेगा, कोई चेंज नहीं। कहाँ लिखना है, बस आप इसे याद रखें। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो ट्रायल बैलेंस का सिर्फ एक इफेक्ट रहेगा। उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट साइड दिया, ये हमारा खर्चा है, दैट डिस्काउंट अलाउड। तो टू डिस्काउंट कितना दिया अमाउंट, अमाउंट पे आप नजर रखें, 2030 2030। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये एडवांस गिवन टू शाहरुख, आपने पैसा एडवांस दे के रखा है शाहरुख को। ये क्या हुआ, हमारा तो उससे शाहरुख से पैसा लेना है, किसी भी वजह से हमने एडवांस दिया होगा, शायद माल खरीदने के लिए एडवांस दिया होगा या कोई और खर्चे के लिए एडवांस दिया होगा, लेकिन पैसा दिया है तो हमारा शाहरुख से पैसा क्या है, लेना है। तो जब हमारा लेना है तो ये कहा जाएगा, ये इफेक्ट हमारा कहाँ रहेगा, बैलेंस शीट असेट साइड। तो यहां पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, एडवांस टू शाहरुख, एडवांस टू शाहरुख। कितना एडवांस देके रखा है हमने, 10,000 रुपए। डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखना है, एक इफेक्ट 10,000 रुपया। आगे बढ़ते हैं। कैश इन हैंड, ये हमारी अपनी असेट है, 20,000 रुपये, उसी के नीचे लिखिए कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है, 20,000। और उसके बाद दिया हुआ है कैश एट बैंक 8,000। कैश एट बैंक 8,000। उसके बाद इंटरेस्ट, ये हमारा खर्चा है, बराबर। इंटरेस्ट चूंकि हमने दिया है, डेबिट साइड दिया है, तो ये इंटरेस्ट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट। कितना दिया हुआ इंटरेस्ट हमने, 1,000 रुपये। उसके बाद आगे देखते हैं, इंटरेस्ट के बाद कमीशन, हमने कमीशन को पेड किया, ये भी हमारा खर्चा है, उसी के नीचे टू कमीशन। कमीशन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2,000 रुपये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रॉयल्टीज हमारा हो चुका है, हमने यहाँ पर रॉयल्टीज का एडजस्टमेंट कर चुके हैं। उसके बाद परचेसेस, परचेसेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक के नीचे टू परचेसेस। इनर कॉलम में लिख के रखेंगे ताकि इस पर कोई अगर परचेस रिटर्न रहा तो उसको वो भी लेस कर लेंगे। तो परचेसेस कितना दिया है, 50,000 इनर कॉलम में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डेबिट साइड हमारी कंप्लीट हुई, क्रेडिट साइड पे आते हैं। कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल क्या रहेगा, जो हमारा ओपनिंग कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर आएगा बाय ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल लिखो चाहे ओपनिंग बैलेंस लिखो, ये भी लिख सकते हैं। दोनों का कितना है, 45,000।
दोनों का 45,000। बिल पेएबल हमारा देना बाकी है, बिल का पैसा देना बाकी है, दैट इज 17,500। तो हमारी क्या है, ये लायबिलिटी है। तो इसी के नीचे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग के नीचे बिल पेएबल। अमाउंट दिया है 17,500। अमाउंट दिया 17,500। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारा बैंक का लोन है, ये भी हमारी लायबिलिटी है। कहां जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इसी के नीचे लिख लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 10,000। उसके बाद परचेस रिटर्न, हमने इनर कॉलम में लिख के रखा है परचेस, तो परचेस को परचेस में से लेस कर लेते हैं। लेस परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न कितना दिया हुआ अमाउंट, 1,480। 1,480 लेस कर लेते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर में लिख देते हैं 0। 10 में से 8 गया 2, हासिल आया 1। 10 में से 5 गया 5, हासिल आया 1। 10 में से 2 गया 8 और 5 के 5, सॉरी यहां पर 1 माइनस होगा, 48,520। चेक कर लेते हैं अमाउंट को। 0, 10 में से 8 गया 2, हासिल आया 1 बराबर। 10 में से 5 गया 5, हासिल आया 1। 10 में से 2 गया 8, हासिल आया 4 में से 1 गया 5। तो ये हमारा अपना तरीका ही रहा है माइनस करने का। तो हमने क्या किया, सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न को माइनस कर लिया। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमारा देना होता है पैसा क्रेडिटर्स को, हम जिससे माल उधार खरीदते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर क्या है, हमारी लायबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितनी वैल्यू की है सन्ड्री क्रेडिटर की, 22,000 रुपया। डायरेक्ट ऑर्डर कॉलम में लिख देते हैं। उसके बाद बैंक लोन, बैंक का लोन भी है, ये भी हमारी लायबिलिटी है। बैंक लोन कितना दिया है वैल्यू बैंक लोन का, 15,000। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, देखिए हमें यहाँ पर एक इंटरेस्ट हमारा खर्चा जो डेबिट साइड था और इंटरेस्ट क्रेडिट साइड किया हुआ है, मतलब हमारी इनकम है। तो ये क्या हमारी इनडायरेक्ट इनकम, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसी के नीचे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना रिसीव्ड हुआ है, 1,500। उसके बाद आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, मैंने पहले कहा अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आरडीडी दिया है क्रेडिट साइड तो आप उसको नहीं छेड़ेंगे, सीधा आपको कहां लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है बाय आरडीडी। कितना दिया हुआ है, 1,000। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेल्स, तो ये भी हमारा अपना हो गया है। तो ये आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, सारे एडजस्टमेंट हमने कर लिए, सारे ट्रायल बैलेंस के जितने भी बैलेंस थे हमने क्या किया, उसको पुट अप कर लिया। अब टोटल करना है, पहले जो टोटल करना है ट्रेडिंग अकाउंट की, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट मालूम होगा, उसके बाद यहाँ नेट प्रॉफिट मालूम होगा। तो नेट प्रॉफिट जो भी आएगा हम उसको पार्टनर में डिवाइड करेंगे और जो भी कैपिटल बैलेंस बचेगा उसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। कर लेते हैं, तो यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, कितना हुआ, 3 0। उसके बाद 8 8 16, हासिल आया 1, 5 और 1 6 और 1 7, 1,76,000। ये हमारी क्रेडिट साइड की टोटल हुई। उसके बाद और एक चीज और ध्यान लें कि अगर कोई अमाउंट हम इनर कॉलम में लिख कर रखे हैं तो उसको भी हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे। तकरीबन सब जो है हमारा आउटर कॉलम में है, सिर्फ डेटा को छोड़कर। तो डेटा भी हम बाहर कर देते हैं, 37,830 बराबर। तो ये सारे अमाउंट अपने हो चुके हैं।
1,76,000 यही अमाउंट यहाँ आ जाएगा। किस साइड की टोटल ज्यादा दिख रही है? हमारी क्रेडिट साइड की टोटल ही ज्यादा है, तो जिस साइड की टोटल ज्यादा है हम उसको पहले कर लेंगे। तो ये 1,76,000। अब इसकी भी टोटल करना है और टोटल करने के बाद इसमें से माइनस कर देना है। कर लेते हैं, हमारे पास वर्किंग नोट दिया हुआ है, हम यहाँ टोटल कर लेते हैं। पहला कितना है? 65,000। दूसरा अमाउंट दिया हुआ है 48,520। उसके बाद दिया हुआ है 3,500। उसके बाद दिया हुआ है 3,800। उसके बाद दिया हुआ है 4,000। क्लियर? तो टोटल कर लेते हैं। 0 2 5 5 10 और 8 18 हासिल आया 1 8 5 13 13 और 3 16 16 और 3 19 19 20 और 4 24 हासिल 2 6 4 10 और 2 12 1,24,820। और हमारे पास 1,76,000 ये टोटल है। तो 1,76,000 में से 1,24,820 निकाल देंगे। आप सारी टोटल जो है वर्किंग नोट पर ही करेंगे और टोटल करना है। टोटल करके जो है एक्चुअल टोटल आपकी सही होना चाहिए। 0 इसको लेस कर लेना है। 10 में से 2 गया 8 हासिल आया 1। 10 में से 9 गया 1 हासिल आया 1। 6 में से 5 गया 1। 7 में से 2 गया 5। तो हमारा जो 51,180 रुपया ये हमारा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट मैंने कल बताया था अकाउंट पे जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 51,180 है। 51,180। यहाँ पर भी जो आएगा वो आएगा 51,080। अब इधर ये टोटल जो हमारी क्रेडिट साइड की ज्यादा दिख रही है, टोटल कर लेते हैं क्रेडिट साइड की। एक 80 बराबर 80 आएगा। 5 और 1 6। उसके बाद 3 और 5 कितना हो गया? 53,680। तो वही अमाउंट जोड़ के इधर आ जाएगा 53,680 बराबर। अब उसमें से ये अमाउंट को लेस करना है तो इसकी टोटल करना पड़ेगी। वर्किंग नोट पर टोटल करते हैं। 3,000 1,400 1400 तो हमें टोटल करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड की। तो पहला अमाउंट जो दिया था वो 3,000 और दूसरा अमाउंट जो दिया है 1,400। इसके बाद 1170 1890 1725। उसके बाद 4,000 2,030। उसके बाद 1,000। उसके बाद जो दिया है 2,000। तो इसकी भी टोटल कर लेते हैं। पहला 5 और 7 और 9 16 16 और 2 18 18 और 3 21 हासिल 2 बराबर। 4 और 1 5 5 और 8 13 13 और 7 20 20 और 2 22 हासिल 2। 3 और 1 4 5 6 7 7 4 11 12 13 14 15 16 17 18 कितना होना है? 18,215 इसकी टोटल। तो हमें किसमें से लेस करना है? 53,680 में से। 53,680 में से
आप 18,215 निकाल दें तो हमारा क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट। तो हमारा क्या आता है, नेट प्रॉफिट। 10 में से 5 गया 5, हासिल आया 1, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 4, और उसके बाद 13 में से 8 गया 5, हासिल आया 1, 5 में से 2 गया 3, 35,465। तो ये हमारा कहाँ लिखना है, इधर लिखना है 35,465। ये हमारा क्या रहेगा, टू नेट प्रॉफिट। ये कहां जाएगा, नेट प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। अगर लॉस रहेगा तो डेबिट साइड, प्रॉफिट रहेगा तो क्रेडिट साइड। ठीक है, यहां ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस प्रॉब्लम में कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होगा। सर अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मालूम करेंगे उनके कैपिटल से। कहां से मालूम करेंगे, उनके कैपिटल से। अब कैपिटल दोनों का सेम है, बराबर 45,000 शिल्पा का भी है और 45,000 कैटरीना का भी है। तो ये दोनों का जब अमाउंट सेम है, कैपिटल सेम है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी सेम रहेगा। मींस 50-50 1 हाफ 1 हाफ। तो हमारा जो 35,465 रुपया आया है, इसको हम किस में डिवाइड करेंगे, 2 में डिवाइड कर देंगे। किस में डिवाइड करना है, 2 में डिवाइड करना है। कर लेते हैं, 2 × 2, 1 बचा, 2 × 3 = 14, बराबर। फिर 1 बचा, 2 × 3 = 14, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 1 बचा है और 2 बचे 10। तो 17,732 रुपया, 17,732 रुपया, और एक हो जाएगा 17,733 रुपया। अब जब आप इसकी टोटल कर लोगे तो ये आपको आएगा 35,465। चेक कर लेते हैं, 5, 6, 7, 7, 14, 80, 1, 8 और 7, 15, 80, 1, 35,465। तो एक हो जाएगा 17,732, एक हो जाएगा 17,733। तो बाय नेट प्रॉफिट 17,732 और 17,733। इसकी भी टोटल कर लेते हैं, बैलेंस इसका भी निकाल लेते हैं। 3, 3, 7, 7, 5, 12, हासिल 1, 5 और 1, 6। उसके बाद ये भी नहीं आएगा टोटल, 62,733। ये अमाउंट उठ के आएगा 62,733। ये भी आएगा 62,733। उसमें से क्या करना है, ड्राइंग को लेस कर लेना है। ड्राइंग क्योंकि उनकी अपनी ड्राइंग है, पर्सनल है, तो वो पर्सनल अमाउंट जो है वो क्या होगा, लेस हो जाएगा। ये 62 में से अगर आप 3 निकालोगे तो कितना बचता है, 59,733। और इसमें से आप 2 निकालते हो तो 60,733, 7,733 बराबर। यहां पर 2 रहेगा, क्लियर, क्योंकि यहां 2 पर आएगा। एक हमारा 1 की वैल्यू कम है, यहां पर 32 और यहां पर 33, बराबर। हमने 1 रुपया इधर उधर किया है, तो ये हमारा बैलेंस कितना आ रहा है, 60,000 टू क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग कैपिटल। ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो यहां पर दिया है शिल्पा का और यहां पर आएगा कैटरीना का। तो शिल्पा का जो आ रहा है वो कितना है, 60,732। डायरेक्ट काउंटर कॉलम में लिख देंगे 60,732। और कैटरीना का जो आ रहा है 59,733।
हुआ कैपिटल में। अब सिर्फ बैलेंस शीट को हमें टैली करना है, उसकी टोटल करना है, देखना है हमें इक्वल आती है या नहीं। तो ये भी हम चेक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, पहले क्या असेट साइड की कर लेते हैं 58,000, उसके बाद दिया हुआ है 2,000, उसके बाद दिया हुआ है 37,830, उसके बाद दिया हुआ है 35,910, उसके बाद दिया हुआ है 15,525, उसके बाद दिया हुआ है 10,000, उसके बाद दिया हुआ है 20,000, उसके बाद दिया हुआ है 8,000। ये हमारी असेट साइड की वैल्यू। लायबिलिटी साइड की भी लिख लेते हैं 60,732, 59,733, 1,500, 800, 17,500, 10,000, 22,000 और 15,000। ये सारी टोटल आपको करना है, टोटल की प्रैक्टिस होनी चाहिए और वर्किंग नोट पे आप सब लिखना है, पूरा A to Z टोटल आपको करना है। तो बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है। 5, 3, 4, 5, 6 बराबर, उसके बाद 8 और 9, 17, 17 और 5 कितना होता है 22, हासिल आया 2, 8 और 2 10, 7 17, 17 और 5 22, 22 और 5 27, 27 और 8, 27 और 8 कितना होगा 27 और 8 35, 35 और 2 37, हासिल आया 3, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 12 13 14 15, 15 और 3 18, 1,87,265। तो इसकी भी टोटल चेक कर लेते हैं कितनी आती है। 3 और 2 5, 3 3 6, 7 7 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 और 5, 27 और 5 कितना होता है 27 और 5 32, हासिल 3, 9 और 1 10, 17, 17 और 2 19, 19 और 5 24, 24 और 3 27, हासिल 2, 9 हासिल 2, 6 और 5 11, 12 13 14 15 16 17 18। 1,87,265 ये हमारे बैलेंस शीट की टोटल है। मतलब हमारा अकाउंट का जो प्रॉब्लम है वो एकदम क्लियर चल रहा है। और ये जो टोटल आई है 1,87,265 ये हमारी अपनी बैलेंस शीट की टोटल है। यहाँ पर उसको लिखना रहेगा 1,87,265 और जो भी हमारा जो आउटर कॉलम वाला जो टोटल है वो करना है। क्लियर 1,87,265 तो ये हमारी अपनी टोटल है। तो हमारा ये दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ। आप इस वीडियो को भी कम से कम 2 से 3 बार देखें। जो एडजस्टमेंट की गई है उसके इफेक्ट कैसे लिखे जा रहे हैं या कैसे हो रहे हैं उसको जहन में रखें, याद रखें और इस प्रॉब्लम को भी आप अपनी नोटबुक पर भी लिखें और उसको सॉल्व करते रहें। थैंक यू वेरी मच।